दलाल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त। हम ऐसे मुल्क में हैं, आप भी हम भी, जहां पिछले 4 बरस से तो ये बात हो रही है कि मुल्क एक मुआशी मुश्किलात का शिकार है। ऑस्टेरिटी मुहिम, किफ़ायत शारी, बचत मुहिम, कशकोल तोड़ना, अपने पैरों पर खड़े होना, कर्ज़ों को खैर बात कहना, ये सब बातें आवाम से की जाती हैं, हुक्मरानों की जानिब से, आपकी सियासी जमात के लीडर्स की तरफ से, दीगर सियासी जमातों के लीडर्स की जानिब से। लेकिन दलाल साहब, साबिक़ अरकान जो पार्लियामेंट है और उनके अहल खानों को भी ब्लू पासपोर्ट देने तक की बात शुरू हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, ये बिल जो है ये सेनेट में पहले पेश किया गया मई में, और वहां पर मेरा इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से ये मौक़िफ़ था कि ये मुनासिब नहीं है, ये ना किया जाए। बल्कि वहां हुआ ये कि एक बिल एक आज़ाद रुकन ने पेश किया और उसके बाद तकरीबन तमाम पार्लियामेंट की जमातों के लोगों ने उसकी हमायत करते नजर आए, जिस पर चेयरमैन सेनेट ने भी मुझे कहा कि हो सकता है कि आप अगर मुखालफत कर रहे हैं तो आपको डिफीट हो जाए। तो जिस पे मैंने कहा कि मेरा मौक़िफ़ असूली है, मैं वो बिल्कुल दूंगा। वो बिल पास हो या बिल के अगेंस्ट राय जाए, तो उस पर उसके बाद ये कमेटी के पास आया। गुजारिश ये है कि ये जो ब्लू पासपोर्ट वाला मामला है, इसमें इससे ज्यादा अहम बात ये है कि पिछले 2 साल में क्या ब्लू पासपोर्ट बढ़े हैं या ब्लू पासपोर्ट कम किए गए हैं। ब्लू पासपोर्ट की तादाद कोई 56,000 के करीब थी, जिसमें ऑफिशियल ड्यूटीज पर जाने वाले बहुत सारे लोग जो हैं, वो एक इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट है जिनको ब्लू पासपोर्ट उन्हें दिया जाता है। उसमें बहुत सारी नुमायां तब्दीलियां हमने की हैं, जिसकी वजह से एक बड़ी तादाद में ये ब्लू पासपोर्ट हमने कम कर दिए हैं, और गैर मुस्तहिक अफराद और इसी तरह इसका क्राइटेरिया मजीद सख्त करने के बाद इसकी तादाद में बहुत बड़ी परसेंटेज में कमी आई है। मजीद भी हम इस पे गाहे बगाहे पॉलिटिकल जमातों को भी, अदारों को भी मजीद इस पे इस क्राइटेरिया को सख्त करने और ऑफिशियल पासपोर्ट की कमी का फैसला किया है, जिसे हम पिछले 2 साल से आगे बढ़ा रहे हैं। और इस हुकूमत और वजारत दाखिला के इस दौर में ये ब्लू पासपोर्ट जो कि 56,000 थे, उसमें नुमायां कमी पहले ही की जा चुकी। तो दलाल चौधरी साहब, आप असूली तौर पर इस मौक़िफ़ से इत्तफ़ाक़ नहीं करते कि साबिक़ अरकान पार्लियामेंट, उनके अहलिया, उनके एक ख़ास उम्र की हद तक के बच्चों को भी ब्लू पासपोर्ट जारी किए जाए? ये तो साफ बज़ाहिर नहीं लग रहा कि अरकान अपने मुस्तक़बिल और अपनी मराद की खातिर ये कर रहे हैं। इसका मुल्क व कौम की जो फ़ायदा है या बेहतर मुस्तक़बिल से कोई ताल्लुक़ नहीं, इसमें आवाम का तो कहीं लेना देना है ही नहीं। और ख़ास तौर पर वो अरकान जो अब 2027 में रिटायर होंगे, वो तो अपना बंदोबस्त कर रहे हैं। देखिए, इसमें आर्गूमेंट जो है वो कई जो अरकान जिन्होंने पेश किया, उनका आर्गूमेंट ये है कि कई सिविल ऑफिसर्स जो कि ग्रेड 22 के रिटायर होते हैं, उनको ये हासिल है मराद। तो जिस पर मैंने हाउस में जब सेनेट में पेश हुआ था तो कहा था कि फिर उसको ठीक करते हैं, ना कि अगर एक पहले काम ठीक नहीं हुआ तो मजीद उसकी वजह से एक और काम गलत किया जाए, क्यों ना इसको ठीक किया जाए। इस दफा भी जब ये सेनेट कमेटी में आया, हमने गुजारिश की थी कि जो मेरा हाउस का मौक़िफ़ था वो भी पता था कमेटी को, और उसके बाद गुजारिश की थी कि इसको कैबिनेट और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उसकी ज़रा मज़ीद इस पे बहस और होना चाहिए, और उसके बाद ये पास होना चाहिए। मगर यकीनन उन्होंने अगर ये पास किया है तो सेनेट की कमेटी ने, अब उसके बाद अभी इसके और मराहल भी बाकी हैं। अभी इसे हाउस में आना है, फिर इसी तरह ही इसे दूसरी कौमी असेंबली में जाएगा। तो ये अभी बहुत सारे मराहिल बाकी हैं। बहरहाल जो हुकूमत है वो डिटरमिन्ड है कि पाकिस्तान के जो पासपोर्ट है उसकी रेटिंग रैंकिंग को बेहतर बनाने के लिए इमिग्रेशन लॉज में तब्दीली की है। हमारे बहुत सारे ऐसे कवानीन बनने की वजह से, इसी तरह वीजा फ्री एंट्री दुनिया में ज्यादा मुमालिक के साथ मुआहदा होने के बाद हमारे जो पासपोर्ट की रैंकिंग है वो पहले से कदरे अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हुई है, और वो 100 से नीचे आई है। सो हम ये इकदाम जारी रखेंगे, और वो ब्लू पासपोर्ट हो, इसी तरह पासपोर्ट और इमिग्रेशन के दूसरे मामलात जिससे पाकिस्तान की ओवरऑल पासपोर्ट की रैंकिंग रेटिंग में बेहतरी आए, वो हम जारी रखेंगे। और इसमें आप बिल्कुल, इस पे कोई दो राय नहीं है
कि सख्त जो बहुत सारे हमने इकदाम किए हैं, उसी वजह से ब्लू पासपोर्ट की तादाद जो कि 56,000 थी, उसमें नुमायां कमी आई। तो दलाल साहब, ये जो आपने सिविल अफसरान का जिक्र किया, उनमें तो साबिक फेडरल सेक्रेटरीज को ये सहूलत हासिल थी, तो क्या उसका भी दायरा कार बढ़ाया जा रहा है ब्यूरोक्रेट्स की हद तक? देखिए, बात तो ये है कि अगर वो एक आर्गुमेंट के तौर पे पेश कर रहे हैं कि अरकान असेंबली जो हैं वो उनका जो ग्रेड है वो 22 से ज्यादा समझा जाता है, तो फिर उनको ये सहूलत क्यों नहीं? तो हाउस के अंदर मैंने ये कहा था कि ये नहीं कि जो पहले आप समझते हैं कि कोई चीज गलत हुई है, हम उसको ठीक करें, ना कि मजीद उसकी वजह से कोई और एक और गलत काम करें या एक और ऐसा काम करें जो तनकीद का बायस बने। ये बात हुई है, और मजीद आने वाले वक्त में जिस तरह अवेयरनेस है, जिस तरह हुकूमत ने पिछले 2-2.5 साल में बड़े सख्त मौक़िफ़ रखा है, वो ब्लू पासपोर्ट हो, वो रेड पासपोर्ट्स हो, वो पासपोर्ट की सिक्योरिटी फीचर्स हो, वो इमिग्रेशन लॉज हो, आज यानी दुनिया में पाकिस्तान की फ्री एंट्री, फ्री वीजा जो है वो बढ़ा है। आज दुनिया ये मानती है कि 47% इल्लीगल पाकिस्तानी दुनिया में जाने कम हुए हैं। आज हमारे बहुत इस तरह के इकदामात की वजह से यूरोप के कुछ मुल्कों में और इसी तरह मिडल ईस्ट में हमारे ग्रीन, ब्लू और रेड पासपोर्ट पे वीजा फ्री एंट्री जो है वो मिली है। तो ये इकदामात जो है ये मिलजुल के बहुत सारी चीजों का मजमूआ है जिससे पासपोर्ट की रेटिंग रैंकिंग इंप्रूव हुई है। ये हर आने वाले साथ में आपको और बेहतर होती हुई नजर आएगी। जलाल साहब, फिर इस बिल का मुस्तकबिल क्या होगा? आपकी जमात में क्या डिस्कस हुआ है? मुस्लिम लीग नून में एक हुकूमती जमात के तौर पर क्या प्राइम मिनिस्टर के इल्म में है, उनकी जानिब से कोई हिदायत आ सकती है कि भाई इस तरह के बिल की हिमायत नहीं करेगी मुस्लिम लीग नून एज अ पार्टी एंड ऑब्वियसली एज अ पार्टी इन द गवर्नमेंट? देखिए, वजारत दाखिला यकीनन वजीर आजम के अंडर है, और वजीर दाखिला और वजीर आजम बड़े क्लियर हैं। मेरिट की पॉलिसी हो पाकिस्तान में, उन पॉलिसीज को मजीद बेहतर बनाना हो जिससे पाकिस्तान के पासपोर्ट की, पाकिस्तान की शनाख्त में बेहतरी आ सके, उसकी परसेप्शन पाकिस्तान की बेहतर हो सके, वो हम करते रहेंगे। उसके लिए पहले भी बहुत सख्त फैसले किए गए हैं, और मुझे ये उम्मीद है कि ये पार्टी की तरफ से भी यही फैसला किया जाएगा जो आप कह रहे हैं। और मुझे ये भी उम्मीद है कि बहुत सारी दूसरी पार्टियां जो अभी इस बिल की हमायत कर रही हैं, जिसमें अपोजिशन की तकरीबन तमाम पार्टी शामिल हैं, वो भी इस बात को पर नजरसानी करेंगी। तो अभी तक फैसला हुआ नहीं, आपका कहना है कि हुकूमती हलकों में, मुस्लिम लीग नून के हलकों में या कैबिनेट की हद तक कोई बात नहीं हुई है इसमें? देखिए, अभी तक कैबिनेट में गया नहीं। इसी तरह ही अभी ये बिल के बहुत सारे मराहिल होते, पहले हाउस में आता है, इंट्रोड्यूस होता है, इंट्रोड्यूस होने के बाद कमेटी में आता है, एक कमेटी से पहले पास होता है लाइक एक हाउस की, फिर दूसरी हाउस के अंदर से फिर पास होगा, फिर दूसरे हाउस में यानी कौमी असेंबली में जाएगा, हाउस की कमेटी में जाएगा। तो अभी बहुत सारे मराहल इस बिल के अभी बाकी हैं। ये बिल्कुल अभी इब्तदाई मराहल पर है। तलाल चौधरी साहब, वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला के हैसियत से जो इस वक्त अमन व अमान के हालात है पाकिस्तान में, जिसमें दहशत गर्दों के खिलाफ रियासत ऑपरेशन कर रही है, खैबर पख्तूनख्वा में भी, बलूचिस्तान में भी, दीगर इलाकों में भी, उससे मुतालिक एक सख्त और वाज़ेह पॉलिसी भी सामने आ रही है। लेकिन बलूचिस्तान के जो पे दर पे वाक़यात हैं, दहशत गर्दों की जानिब से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, अब सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों को, पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है। इस वक्त मौजूदा हालात है क्या? और ख़ास तौर पर जो 7 जुलाई और उसके बाद से खबरें आना शुरू हुई, जो कुछ ज़ियारत डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, जिस तरह पुलिस एहलकारों को शहीद किया गया है, उस पर बहुत अवामी तौर पर तो बहुत ज़्यादा तशवीश की लहर है कि क्या हिकमत अमली है। और बलूचिस्तान जो 40% से ज़्यादा पाकिस्तान बलूचिस्तान है, वहाँ इतने बुरे हालात हैं कि ऐसा लगता है कि रेट उस तरह से कायम नहीं हो पा रही है। देखिए, एक तो बात यह है कि बलूचिस्तान को एक सॉफ्ट टारगेट समझ के हमारे जो
मुल्क दुश्मन है उन्होंने टारगेट किया। वहां पर जो हमारी सियासी कमी कुताई थी, जो गवर्नेंस की बैड गवर्नेंस की वजह से लोगों में एक पहले से ऐसी सोच पाई जाती थी, उस सारी चीजों को उन्होंने सामने रखते हुए वहां पर ये काम शुरू किया। और अनफॉर्चुनेटली हमारे मशरक में एक दुश्मन है जिसने मुंह की खाई जब सामने से हमला किया, इंडिया की मैं बात कर रहा हूं, और उसके बाद पीछे छुप के प्रॉक्सीज के साथ उन्होंने ये काम शुरू किया। और दूसरी साइड पे हमारा एक ऐसा एहसान फरामोश मुल्क हमसाया है जो अफगानिस्तान के, जहां पर हाइड आउट्स भी हैं, ट्रेनिंग कैंप्स भी हैं, जहां पर उन लोगों ने जो बात दीन की करते हैं, जो बात जहाद की करते हैं, लेकिन वहां टीटीपी हो या बीएलए हो, उनको इकट्ठा करवाना, उनके ऑपरेशंस को जॉइंट ऑपरेशन करवाना, उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन करवाना, वो भी इस इंटरम अफगान हुकूमत के लोगों ने करवाई। और वहां पर एक बहुत बड़ी सरहद जो कि 2500 किलोमीटर के करीब पाकिस्तान की अफगानिस्तान से है, वहां से इन लोगों का ट्रेनिंग लेकर इधर आना और यहाँ पर जो महरूमी के कुछ एहसास थे उसको का फायदा उठाते हुए आगे बढ़ना। और इसमें बहुत एक बड़ी नाकामी पिछली हमारी पॉलिटिकल क़यादत की है। पॉलिटिकल क़यादत जो है वो ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे अदारे बलूचिस्तान को नहीं दे सकी। जैसे कि 80% बलूचिस्तान में लेवीज हुआ करती थी जो कि सरदारी फोर्स थी, यानी सरदारों ने खुद भर्ती की थी। वो दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने की उनकी ट्रेनिंग नहीं थी, ना वो बाकायदा कोई ट्रेनिंग लेकर फोर्स बनते थे। इसी तरह वो 80% था, वो बी कैटेगरी थी और उसको अब ए कैटेगरी में बदला गया है, उसको पुलिस फोर्स बनाया गया है। इसी तरह ही वहां पर आप देख लें कि डेवलपमेंट जो थी, सबसे ज्यादा जो करप्शन थी वो डेवलपमेंट की उन प्रोजेक्ट में थी कि अगर 100 रुपया जाता था तो उसमें से ना होने के बराबर वाहन लगता था। वो भी पॉलिटिकल क़यादत। और वो सरदार जो आज बैठ के इस पे बड़े धरने करते हैं, बड़े बयान देते हैं और चेक लेकर आते हैं यहाँ जमा करवाने का कि हम तनख्वाह नहीं लेते। आप लोगों ने जो बलूचिस्तान के लोगों को जो सहूलतें देनी थी, जब इनका इक़्तिदार था, इनसे पूछें कि वो स्कूल, गोश्त स्कूल किसने बनाए। ये बहुत सारे जो तरक्याती काम जो कागजों में हुए और उसके पैसे जेब में कहां से बने, ये दुबई, कराची और दुनिया में जो बिजनेस इनके बने वो उन्हीं अफगानियों की जो महरूमी दी। और जानबूझ के इन्होंने ये बलूचिस्तान के लोगों को महरूम रखा और खुद वसाइल इस्तेमाल करते रहे और बेहतर गवर्नेंस नहीं कर सके, जिसके ये कुछ चीजें इस वक्त हम फेस कर रहे हैं। मगर इसमें बहुत पिछले 2.5 साल में प्राइम मिनिस्टर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने मिलकर जो फैसले किए हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। काइनेटिक, नॉन काइनेटिक दोनों डोमेन्स में इस वक्त भरपूर तौर पे इसके एक्शन चल रहे हैं। यहाँ पर पुलिस तमाम बी को ए एरिया कर दिया गया है। तारीख की सबसे बड़ी रकम बलूचिस्तान की हुकूमत ने इस वक्त पुलिस के लिए रखी है। इसी तरह ही हमारे ट्रेनिंग कैंप्स के बाकी। और एक मैं आखिरी बात जरा क्लैरिफाई कर दूं, ये जो प्रोपेगेंडा किया जाता है, ये जो मंगी डैम और जियारत के करीब जो वाकया हुआ है जिसमें शहादतें हुई हैं और जिन शहोदा की वहां डेड बॉडीज रखे उस पर सियासत की कोशिश की गई है, वो बहादुर जवान थे जो कि बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए हैं। और वहां पर कहना एमुनेशन खत्म हो गया था, कोई पीछे नहीं गया था, हेलीकॉप्टर गए हैं वहां पर 117 से जायद दहशतगर्द आज तक मारे जा चुके। हेलीकॉप्टर से लेकर पैदल फोर्स से लेके एफसी, फौज, पुलिस पूरी उनके कुमक के लिए तमाम के तमाम पहुंचे। ये झूठे प्रोपेगेंडा करना, उस प्रोपेगेंडे के बाद उसको इस्तेमाल करना, ये भी एक किस्म की दहशतगर्दों का साथ देने वाली बात है। ठीक है, ये जो आपने कहा कि सहूलतें फराम की जा रही हैं, ठीक है, रियासत लड़ रही है दहशतगर्दों के खिलाफ। आपने जो अवामिल सामने रखे हैं वो भी समझ आ रहे हैं कि माजी में क्या हालात रहे, उनके नताइज किस तरह से सामने आए। लेकिन एक तो बलूचिस्तान में वो ग्रुप्स जो दहशतगर्दी कर रहे हैं जिनके बारे में हुकूमत तफसील सामने रखती है, और फिर TTP जिसको खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी करने पर उसके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा था, वो
तक अपना दायरा-कार बलूचिस्तान के हद तक बढ़ाने में कामयाब हो गए। ये यकीनन तशवीश की बात है तलाल चौधरी साहब। अगर आप समझते हैं कि ऐसी खबरें आई जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर मेरे ख्याल से उसकी मज़ीद तफसील हुकूमत दे सकती है, चूँकि आपने भी अभी कहा, वज़ीर आज़म भी कहते हैं, वज़ारत दाखिला भी कहती है कि मामूली सी भी कमी नहीं आने दी जाएगी। सिक्योरिटी फोर्सेस को जो सहूलियात दरकार हैं, जो हथियार दरकार हैं दहशतगर्द से मुकाबला करने के लिए, फिर भी बलूचिस्तान से जब वाक़यात सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि पुलिस एहलकारों के पास, दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस एहलकारों के पास वो वसाइल, वो ताकत, वो सहूलियात नहीं थी उन दहशतगर्दों से मुकाबला करने के लिए जो होनी चाहिए थी। देखिए ये जानबूझ के ये चीजें जो ये सामने लाई जाती हैं, वो पुलिस एहलकार ही थे जो लड़ते हुए शहीद हुए, और वो उस वक्त तक लड़ते रहे जब तक वो अपनी जान उन्होंने कुर्बान नहीं कर दी। और इसी तरह फिर वो बाई एयर उनको कुमक पहुंची है, जो उसके बाद वहाँ पैदल और फोर्स पहुंची है, उसमें एफसीबी थी, अफवाज भी थी, पुलिस भी थी, और उसमें हमारे बाकी साहब बता रहे थे। अब बात रही, आप बात कह रहे हैं कि टीटीपी जो है वो वहां कैसे पहुंची। देखिए, हम पाकिस्तान का पहले दिन से मौकफ है कि ये दोनों एक हैं। इनका मकसद दहशतगर्दी है, स्कूल को तबाह करना, हेल्थ सेंटर्स को, निहत्ते लोगों को। मुझे ये बताइए कि ये जो मजदूर थे जो 5 कल शहीद हुए हैं, उन पर धरना क्यों नहीं करते वो सियासतदान जो कि हमारे शोहदा की बॉडीज रख के तो वहां कोई वो कर रहे हैं। उन मजदूरों के लिए क्यों नहीं उठता कि वो बेगुनाह उनको सुबाइयत के नाम पे सिर्फ दहशतगर्दी के लिए एक पाकिस्तानियों को मारा गया है। इसीलिए ये मजहबी हो, सुबाई हो, ये एक हैं, इनका एक मकसद है। ये प्रॉक्सी के तौर पे काम आते हैं। कई दाढ़ी रख लेते हैं, कई पगड़ी पहन लेते हैं, कहीं सुबाइयत का नारा है, कहीं मजहब का नारा है, कहीं जहाद है, कहीं आजादी का कहते हैं। तो ये मामला ये है, मगर हमारे लिए ये दहशतगर्द है। इनको हमारा मौक़िफ़ पूरी दुनिया ने माना है, इन्हें दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर किया है दोनों को। इस वक्त जो इन पर एक्शंस चल रहे हैं उस पे हमें इकट्ठे होने की जरूरत है, एक बयानिए की जरूरत है। मुझे तो बहुत अफसोस हुआ कि मौलाना फजलुर रहमान जैसे जय्यद सियासतदान ने, सीरियस सियासतदान ने कैसी बात कर दी कि शहीद तनख्वाह लेकर ये अपनी जान देते हैं। क्या कोई कीमत हो सकती है जान की? वो तो शहीद का जो इस्लाम में रुतबा है उसकी भी तौहीन की है मौलाना साहब ने। शहीद के लिए कोई पैसे चाहिए होते हैं, वही फोर्स मौलाना साहब की भी हिफाजत कर रही है, वही फोर्स जो है वो उनके आगे पीछे है, वही उन पर जब दहशतगर्द के हमले हुए हैं तो वो उसमें शहीद हुए हैं, वही पाकिस्तान की हिफाजत करते हैं। क्या और बात यह है, हमें क्या सियासतदानों को अपने उन सिपाहियों के साथ खड़े होकर नहीं लड़ना चाहिए? क्या हमारी पहली जिम्मेदारी नहीं? लीडर तो हमेशा लीड फ्रंट से करता है, पीछे तो नहीं चुपता। और इसमें बात पैसे की नहीं है, बात वतन की है, बात अपनी ड्यूटी देने की है। हमें सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। हमें ऐसे मुवक्कफ, ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए जिससे दहशतगर्दों को फायदा हो, जिससे अवहाम पैदा हो दहशतगर्दी की लड़ाई में, जिससे हमारी कमजोरी जाहिर हो। हम सबको इकट्ठे होकर अपनी फोर्सेस के पीछे खड़ा होना है। जिस दिन सारे सियासतदान एक यक जुबान, एक बयानी के साथ अपनी फोर्स के पीछे खड़े होंगे, ये दहशतगर्दी मुल्क में नहीं रहेगी। और ये 2013 से 18 के दरमियान नहीं रही थी। ये दहशतगर्द खत्म हो गए थे जब हम सब एक हुए थे। आए एक होकर लड़े।